अब सेक्शन बी करेंगे, इसमें 15 क्वेश्चंस थे और इनमें से कोई भी 10 आपको अटेम्प्ट करना थे, इंटरनल चॉइस थी। तो क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। A car starts from rest and accelerates at 5 meter per second square. At t is equals to 4 second, a ball is dropped out of a window by a person sitting in the car. What is the velocity and acceleration of the ball at t is equals to 6 second? तो लैंग्वेज से समझ गए होंगे, काइनामेटिक्स का क्वेश्चन है और इसको आप लॉजिक से भी सॉल्व कर सकते थे। ऑप्शंस इस तरह के थे कि आराम से ये लॉजिक से भी सॉल्व हो जाता, पर पहले हम मेथड से इसको सॉल्व करेंगे डिटेल में और उसके बाद मैं फिर आपको बताऊंगा कि कैसे आप 2-4 सेकंड में इसका आंसर पता कर सकते थे। तो पहले तो डिटेल में बात करते हैं। क्या बोला हुआ है हमसे? कार रेस्ट से चलना शुरू करती है और एक्सेलरेशन कितना है उसका? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मतलब उसकी मोशन है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और 4 सेकेंड पर, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पर उस कार में बैठा हुआ एक पर्सन एक बॉल को ड्रॉप करता है। फिर उस बॉल की हमको वेलोसिटी बतानी है और एक्सेलरेशन किस इंस्टेंट ऑफ टाइम पर? 6 सेकेंड पर। तो हम मोशन को ब्रेक करके पढ़ेंगे। पहले हम बात करते हैं कि ड्यूरिंग t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 4 सेकेंड उस बॉल की और कार की मोशन किस तरह की रही, है ना। बॉल और कार दोनों मिलकर एक सिस्टम है। जो बॉल की वेलोसिटी होगी 4 सेकेंड के बाद, वही कार की होगी। एक्सेलरेशन भी दोनों का सेम रहेगा। तो एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 और एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जब दोनों मूव करते हैं तब वेलोसिटी 4 सेकेंड के बाद कितनी हो जाएगी? वेलोसिटी आफ्टर 4 सेकेंड या एट 4 सेकेंड, क्योंकि यही इंटरवल ऑफ टाइम भी है। तो वेलोसिटी आफ्टर 4 सेकेंड किसकी? बॉल की और कार दोनों की कितनी होगी? तो उसके लिए इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स में से ये यूज करते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, एक्सेलरेशन है 5 और टाइम इंटरवल है 4 यानी 20 मीटर पर सेकेंड। ये बॉल और कार दोनों की वेलोसिटी है इंस्टेंट ऑफ टाइम 4 सेकेंड पर। और एक्सेलरेशन कितना है? एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अब ये बॉल कार से डिटैच हुई किस इंस्टेंट ऑफ टाइम पर? पॉइंट ऑफ टाइम पर 4 सेकेंड पर। अब हम इस 4 सेकेंड को t इक्वल टू 0 बना लेते हैं। ध्यान से आपने सुना होगा, t इज इक्वल टू 0 कह दिया अब हमने। अब तो दोनों डिटैच हो गए, बॉल कार से डिटैच हो गई है, तब बॉल के पास उस कार का जो एक्सेलरेशन था उसकी कोई मेमोरी नहीं होगी। अब कार 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आगे बढ़ जाएगी, बॉल का एक्सेलरेशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में कुछ नहीं होगा और एक्सेलरेशन अब कौन सा एक्ट करेगा उसके ऊपर? तो वो करेगा ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसके ऊपर अब एक्ट करेगा और उसकी वेलोसिटी कितनी होगी कार की? तो वो होगी 20 मीटर पर सेकेंड। उसके लिए एक अलग से यहाँ डायग्राम बना लेते हैं और इसको फिर सॉल्व करते हैं। और थोड़ा अभी आप ध्यान से सुनते रहना मेरी बात। जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि मैं आगे इसकी आपको ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक नहीं है, लॉजिक से भी आप बतला सकते हैं। कुछ वो ऑप्शंस ही उस तरह के हैं कि आप आराम से बता देंगे कि इसका आंसर क्या है ना। ये देखो अभी मैं बताता हूं आपको। अब मैंने क्या किया है, यहाँ जो डायग्राम बनाया उसमें मैंने इसको मान लिया है एक्स एक्सिस, ठीक है। ये हो गया एक्स एक्सिस और ये वाई, दोनों पॉजिटिव, ये पॉजिटिव एक्स और ये पॉजिटिव वाई। और ये है वो बॉल, ठीक है। उस बॉल को ड्रॉप किया है किस इंस्टेंट ऑफ टाइम पर? पॉइंट ऑफ टाइम पर 4 सेकेंड पर उसको ड्रॉप किया। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में उस बॉल की वेलोसिटी कितनी होगी? तो वो तो ये होगी 20 मीटर पर सेकेंड। इसको बोल देते हैं हम ux, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल अलोंग x 20 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन अलोंग x कितना होगा? 0। यहां गलती हो सकती है, आपको लगेगा कि उसका एक्सेलरेशन भी तो वही होना चाहिए। तो ध्यान रखना कि एक्सेलरेशन की कोई मेमोरी नहीं होती बॉल के पास जब वो कार से डिटैच हो जाती है। अब कार की तो हम बात कर ही नहीं रहे, हम तो किसकी स्टडी कर रहे हैं? मोशन ऑफ द बॉल, क्योंकि हमको बताना है बॉल की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन 6 सेकेंड पर। यानी हम t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 2 सेकेंड के बीच बात करेंगे।
इससे कंफ्यूज मत होना, ये जीरो मैंने किसको बना लिया, उस इंस्टेंट पर जब बॉल कार से डिटैच हो रही है उस इंस्टेंट को मैंने जीरो बना लिया है, और फर्दर फिर 2 सेकंड तक हमको बात करनी है। तो ये इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल अलोंग एक्स, और ये एक्सेलरेशन। और वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी है क्या उसके पास, कुछ नहीं है, उसको ड्रॉप किया है, ड्रॉप किया है मतलब रेस्ट से छोड़ा है। तो वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी जीरो, पर एक्सेलरेशन तो होगा, एक्सेलरेशन कितना होगा, वो होगा प्लस जी के बराबर। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखें तो ये 2 डायमेंशनल मोशन का केस हो गया है ना, अलोंग एक्स, एक्स डायरेक्शन में ये मोशन कैसी है, तो ये है यूनिफॉर्म मोशन, ये यूनिफॉर्म मोशन है बिकॉज एक्सेलरेशन इज जीरो। और ये कैसी मोशन है, तो ये है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो आपको एक बात याद आ गई होगी कि ये जो है वो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल जैसा केस हो गया, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल जैसा, तो ऑब्वियसली जो पाथ होगा बॉल का वो होगा पैराबोलिक। ठीक है, इस तरह से वो मूव करेगी। अब हमको बताना क्या है, हमको बताना है कि t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर ड्यूरिंग इट्स मोशन, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बॉल का कितना है। तो मैं जो आपको ट्रिक का बोल रहा था वो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब उसको फेंक दिया, कार से ड्रॉप कर दिया, उसके बाद उसके ऊपर एक ही एक्सेलरेशन काम करेगा और वो क्या होगा, स्मॉल जी। और आप देख रहे हैं एक्सेलरेशन, और वो कांस्टेंट भी रहेगा, हमेशा ही 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लगता रहेगा। तो ऑप्शंस में आप देख रहे हैं एक्सेलरेशन की यहाँ बात हुई है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 0 0, तो इसका आंसर तो यही होना चाहिए बस। तो बगैर सॉल्व किए भी आप कर लेते इसको, यदि आपने ये प्रॉब्लम पहले कर रखी होती डिटेल में तो आप ऑप्शन से ही आंसर कर सकते थे, 2 सेकंड से कम वक्त लगेगा। चलो तो अब इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। अब बताओ कि एक्स डायरेक्शन में t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो ऑब्वियसली वो तो कांस्टेंट रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन है तो स्टिल इट इज 20 मीटर पर सेकेंड। और y डायरेक्शन में उसके लिए आप इक्वेशन लगा दो, इक्वेशन लगा दो, कौन सी इक्वेशन लगा दें, क्योंकि हमको क्या चाहिए, वेलोसिटी, तो फिर से यही यूज कर लेते हैं। तो u तो 0 है, एक्सेलरेशन इज 10 एंड टाइम इज 2, यानी दिस इज ऑल्सो 2 मीटर 20 मीटर पर सेकेंड। अब हमको चाहिए रिजल्टेंट वेलोसिटी, तो रिजल्टेंट के लिए क्या करेंगे, ये ऐसा पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे, डायगोनल से रिप्रेजेंट होगा उसका रिजल्टेंट। ठीक है, डायगोनल से रिप्रेजेंट होगा, और वेक्टर प्रॉपर्टीज से आप जानते हैं ये भी 20 ये भी 20, तो ऑब्वियसली ये कितना होगा 20√2, यानी उसकी वेलोसिटी 2 सेकेंड पर होगी 20√2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आ गया होगा आपको समझ में। और एक्सेलरेशन कितना होगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कभी हो सकता है ये एंगल पूछ लें, वेलोसिटी ने हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल फॉर्म किया, तो ऑब्वियसली ये कितना है 45 डिग्री। तो ये सब जो कुछ हम कर रहे हैं ये हम बात कर रहे हैं उन बच्चों के लिए, नीट 22 जिनको देना है, ठीक है, उन बच्चों के लिए ये बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, और नीट 21 वाले अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 36। तो ये तो लॉजिक गेट का क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं, फॉर द गिवन सर्किट द इनपुट सिग्नल्स आर अप्लाइड एट द टर्मिनल्स ए बी एंड सी, व्हाट वुड बी द आउटपुट एट द टर्मिनल वाई। ये दिखाया हुआ है वो लॉजिक गेट। ये क्या है, ये एंड गेट है, ये नैंड गेट है, ये और गेट है, ये आउटपुट है और ये इनपुट्स हैं, है ना। तो इसको आप चाहो तो बुलियन अलजेब्रा से कर सकते हो, पर आप लॉजिक से भी इसको कर सकते हैं। ये हैं वो सिग्नल्स, इनपुट ए बी और सी। तो 0 से कब तक, t1 तक, मतलब इस इंटरवल ऑफ टाइम में ये कितना है, ये देख रहे हो आप, ये लोअर है 0, ठीक है, और ये हाइयर 0 और 5, ये वोल्टेजेस की वैल्यूज होती हैं जिनको हम 0 और 1 बोलते हैं, पता होगा आपको। तो ये देखो, ये 0 मतलब इस टर्मिनल पर जो इनपुट लगाया वो कितना है 0, बी पर कितना लगाया ड्यूरिंग 0 to t1, वो भी 0 है, और ये है 5, ये है 5 मतलब ये 1 है। ठीक है, अब एंड गेट की प्रॉपर्टी आपको मालूम होगी। अब एंड गेट के ये दोनों हो गए इनपुट्स 0 0, तो ये 0 ही मिलेगा जो इसका और गेट का इनपुट बनेगा। ठीक है, अब ये 0 ये 1, 0 और 1,
तो क्या मिलेगा हमको 0, पर यहां पर आप सर्कल देख रहे हैं, मतलब यहां मिलेगा हमको 1, और 0 और 1, तो यहां क्या मिलेगा 1। ये हमने बात की ड्यूरिंग 0 to T1। तो आप देख रहे हैं आउटपुट में हमको क्या मिला 1, मतलब हायर वोल्टेज, है ना। तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, ठीक है। अब आगे बात करेंगे, आप सब इसको सॉल्व करेंगे जी, तो आप देखेंगे हर बार हमको यहाँ 1 ही मिलेगा, मतलब 5 वोल्ट, और इसलिए इसका ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। तो बुलियन अलजेब्रा से करो चाहे इस तरह करो, आपको आंसर मिल जाया करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन 38। क्या बोल रहे हैं, बॉल ऑफ मास 0.15 kg इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट 10 मीटर, स्ट्राइक्स द ग्राउंड एंड रिबाउंड्स टू द सेम हाइट, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल इज। तो आप जानते हैं इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम, इम्पल्स इज चेंज इन मोमेंटम, और चेंज इन मोमेंटम इस केस में कितना होगा, कई बार आपने इसको किया होगा, एम मास की बॉल वी वेलोसिटी से टकराकर वेलोसिटी वी से ही यदि रिबाउंड होती है, तो चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड होगा 2mv, ठीक है। अब v कितना होगा, तो इसमें मोशन अंडर ग्रेविटी लगा दें, h हाइट से यदि उसको ड्रॉप किया है बॉल को, तो आफ्टर ट्रैवलिंग डिस्टेंस h उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ 2gh। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ज्यादा परेशान नहीं होंगे, क्योंकि हमको तो उसका मैग्नीट्यूड ही बताना है। तो अब आपको वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है और आंसर निकाल लेना है। तो 2 इंटू मास ऑफ द बॉल इज कितना है 0.15, यानी 15/100, और इधर क्या करें, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू जी बोला है क्वेश्चन में, टेक जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड हाइट फ्रॉम विच इट इज ड्रॉप्ड इज 10। तो 10 बाहर आ जाएगा, √2 अंदर रह जाएगा, बस इसको सॉल्व कर देना है। मतलब ये हो गया 30, और वो 10 जो बाहर निकलेगा उससे ये हो गया 10, ये √2 यानी 3√2 आपका आंसर होगा, 3√2। और यूनिट क्या होगी, तो यूनिट यही होगी केजी मीटर अपॉन सेकेंड, क्योंकि बात किसकी हो रही है, मोमेंटम की, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। mv से उसकी यूनिट निकाल सकते हैं, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो यूनिट्स तो सब एक ही दी हुई हैं, इसलिए फिक्र करने की जरूरत नहीं है। √2 की वैल्यू आप जानते हैं 1.414 इंटू 3 करेंगे, 14 3 42 होते हैं, मतलब यही ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, मतलब एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन 39 करेंगे, a uniform rod of length 200 centimeter and mass 500 gram is balanced on a wedge placed at 40 centimeter mark. A mass of 2 kg is suspended from the rod at 20 centimeter and another unknown mass small m is suspended from the rod at 160 centimeter mark as shown in the figure. Find the value of small m such that the rod is in equilibrium. तो समझ गए होंगे आप, रोटेशनल वाले चैप्टर से है ये प्रॉब्लम, और इस पर आपका ध्यान जाना चाहिए। इक्विलिब्रियम, इसका मतलब ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, रोटेट नहीं हो रही है। नेट टॉर्क अबाउट द वेज विल बी जीरो, या नेट मोमेंट अबाउट दिस वेज विल बी जीरो। बस ये काम हमको करना है। तो मैं एक डायग्राम और बना लेता हूं यहां पर, और उसके बाद आपको समझाता हूं मैं, ठीक है। वहां भी आपको एक डायग्राम इस तरह का बना लेना चाहिए छोटा सा, ताकि आपसे गलती नहीं होगी फिर, ठीक है। ये डायग्राम मैं बना रहा हूं यहाँ, उस पर ध्यान देंगे। 200 सेंटीमीटर लंबी वो रॉड हो गई, ठीक है, 200 सेंटीमीटर लंबी ये रॉड। अब यूनिफॉर्म रॉड है, उसका मास दिया हुआ है, तो उसका मास या उसका वेट कहाँ कंसंट्रेटेड होगा, तो वो होगा सेंटर ऑफ मास पर, L/2 फ्रॉम बोथ एंड्स, है ना, ज्योमेट्रिकल सेंटर पर। तो इधर एक्ट कर रहा होगा उसका वेट 500 ग्राम, मतलब हाफ केजी, ठीक है, हाफ किलोग्राम, और उसमें जी का और मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तो ये वेट जो यहां एक्ट कर रहा होगा, ठीक है। ये मार्क है 0 का मार्क, और ये है 200 का, 200 सेंटीमीटर। फिर क्या बोला है, वेज कहां रखा है, इस एंड से 40 पर, तो यहां बना लेते हैं हम वो वेज, ये 40 पर। ध्यान से सुन लेना आप, बहुत आसान है, जब आप वहां कैलकुलेट करोगे तो बहुत कम समय में ये सॉल्व हो जाएगा। अभी तो हम डिटेल में जरा बात कर रहे हैं। फिर से बोल रहा हूं मैं आपको, ये नीट 22 वालों के लिए है, ये मदद मैं उनकी कर रहा हूं। आपको इससे ये समझना है कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं।
है ना। जैसा पेपर पिछले साल था वैसा ये नहीं है, थोड़ा डिफिकल्ट पेपर है। ठीक है, तो वेज कितनी दूर है, तो यह है 40 पर। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, 2 kg is suspended from the rod at 20 सेंटीमीटर। तो इसके आधे पर यहां पर एक्ट कर रहा है, ये कितना है वो 2 kg, तो इसको 2g लिख सकते हैं, 2g। ठीक है, ये दूसरा हो गया वेट। और क्या बोला है, 160 सेंटीमीटर पर, मतलब यहां से 160 पर। ठीक है, यहां से 160 पर ये अननोन मास m टांगा हुआ है और इसकी वैल्यू हमको बतानी है। तो ऐसा डायग्राम या तो बना लेंगे आप और फिर मोमेंट निकालेंगे। मोमेंट निकालना आपको आता होगा, क्या करते हैं उसके लिए, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो मोमेंट अबाउट वेज हम निकाल रहे हैं। ये सब डिस्टेंसेस ध्यान रखना, पर ये 20 होगा ना, ये फोर्स लोगे आप, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। फिर इससे ये कितना होगा, तो यहां से यहां तक ये 100 है, ये 40 है, मतलब ये कितना होगा, इसके लिए जब आप करेंगे तो ये 60 होगा, ध्यान देना। और ये तीसरे के लिए जब आप करेंगे तो ये लेंथ कितनी है, ये तो सेंटर है, सी, ये कितना है, ये सेंटर है, मतलब यहां से यहां तक ये 100 है, और यहां से यहां तक ये कितना है, तो वो बोला था 160, तो ये 60 है ना। तो इससे वेज तक कितना हो जाएगा, वो 120। ध्यान से लगा लेने पड़ेंगे निशान, नहीं तो गलती होगी। ठीक है, तो चलो अब वेज के अबाउट मोमेंट्स निकालेंगे। तो स्पैनर रूल ध्यान रखना, है ना, पता है ही आपको। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको तो मैं बोलता हूं कि बस इससे सोचा करो, है ना। जिनको नहीं पता वो ध्यान से सुनेंगे। ये ऐसा हमारे घर में भी होता है, स्पैनर, है ना, पाना जिसको कहते हैं हम। ठीक है, ये उसका माउथ और ये उसका हैंडल या आर्म, है ना। तो क्या करना चाहिए, जब मोमेंट की डायरेक्शन निकालनी हो तो क्या करना चाहिए, मैग्नीट्यूड तो आ जाएगा, जैसे मोमेंट इससे कितना प्रोड्यूस होगा, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस, 2g इंटू 20, ये होगा एक। 2g इंटू 20 कहाँ लिखूं, यहां लिखता हूं, 2g इंटू 20, इसको मीटर में बदलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये होगा मोमेंट ड्यू टू दिस वेट अबाउट वेज। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, इस स्पैनर के माउथ को यहां रखकर सोचना चाहिए। जैसे इसका माउथ यहां है W पर, और इसकी आर्म पर ये वाला फोर्स लगाना चाहिए। तो सोचना कि ये कैसे घूमेगा, कैसे घूम रहा है ये घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो यहां लिख दिया मैंने साथ में एंटी क्लॉकवाइज। जल्दी नहीं करना चाहिए उसको साइन देने की, पहले ऐसे ही इक्वेशन बना लो, बाद में हम साइन दे देंगे। अभी मैं बता रहा हूं आपको। अब इसके वजह से कितना मोमेंट प्रोड्यूस होगा, तो ये उसका वेट यानी फोर्स हाफ जी। ठीक है, हाफ जी, और ये लेंथ कितनी, 60। अब क्लॉक या एंटी क्लॉक, तो फिर से स्पैनर के माउथ को अब हम यहां रखेंगे इधर, और ये वाला फोर्स उस पर लगाएंगे। क्या हो गया, ये हो गया क्लॉकवाइज। आ गया होगा समझ में, है ना। फिर से सोचना, तो हम कर क्या रहे हैं, ये हम ले रहे हैं मोमेंट्स अबाउट W। एक फोर्स इससे लिया, इससे लिया, अब इससे लेंगे, तो क्या होगा, mg वेट, और ये लेंथ कितनी होगी, ये लेंथ होगी 120, और रोटेशन कैसा होगा, क्लॉकवाइज, इक्वल्स टू 0। टाउ नेट हमने 0 कर दिया है। ठीक है, नेट मोमेंट अबाउट W हमने 0 कर दिया है। अब आप देख रहे हो ये G और ये G, ये तो वैसे भी हमको नहीं भी लेते तो काम चल रहा था। ठीक है ना, वो तो 0 ही हो जाने वाला है। अब आपको पता होगा कि क्लॉकवाइज जो मोमेंट्स होते हैं उनको हम नेगेटिव साइन के साथ, और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स को हम पॉजिटिव साइन के साथ लेते हैं। ठीक है, या आप उल्टा भी कर सकते हो, पर जनरली क्लॉकवाइज मोमेंट्स आर नेगेटिव। तो अब ये नेगेटिव वाले हैं दो, और ये पॉजिटिव वाले हैं, आपने उनको लेफ्ट राइट ट्रांसफर कर दिया, तो इधर क्या बचेगा, लेफ्ट हैंड साइड में 20 इंटू 2 यानी 40, इधर बचा। उस तरफ क्या होगा, इधर हो जाएगा ये 30। ठीक है, और तीसरा क्या आएगा उधर से आएगा 120 m, 120 m। हमको तो m चाहिए था, तो m कितना आ गया, 1/12, 1/12 किलोग्राम। ठीक है, इसका आंसर ये वाला सही हो गया, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। तो इजी है ना क्वेश्चन,
बस सावधानी आपको रखना पड़ेगी, ये सब मार्क्स आपको सही ढंग से लगाना होंगे, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में ऐसा खराब सा फिगर होता है वो बहुत कंफ्यूज करता है। तो बेटर है कि आप अलग से एक फिगर बना लो छोटा सा और फिर सॉल्व करो। और ये भी ध्यान रखना चाहिए, मैं बोलता हूँ बार बार कि हर क्वेश्चन 10 और 20 सेकंड में सॉल्व नहीं होता। कुछ क्वेश्चंस को 1 और 2 मिनट भी लग सकते हैं, इवन 3 मिनट भी लग सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते भी हैं। तो ऐसा कोई मन में नहीं रखना चाहिए कि बहुत जल्दी करना है, जल्दबाजी में गलती हो सकती है। अगला क्वेश्चन करेंगे। क्या बोल रहे हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। तो रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, लेंस थ्योरी का। आगे बोल रहे हैं, if a plane mirror were put perpendicular to the principal axis of the lens and at a distance of 40 centimeter from it, the final image would be formed at a distance of। तो ये मल्टीपल इसमें आपको कंपोनेंट्स दिख रहे हैं, है ना? एक लेंस है, एक प्लेन मिरर है। तो इस तरह के सवालों में होता क्या है? होता यह है कि इसकी जो ऑब्जेक्ट है, ये दी हुई है यहाँ ऑब्जेक्ट, इन्होंने बताया है कि लेंस के सामने ऑब्जेक्ट यहाँ रखी हुई है। तो पहले क्या होगा, इस लेंस के रिफ्रैक्शन से क्या होगा, इसकी इमेज फॉर्म होगी इस ऑब्जेक्ट की। ये वो ऑब्जेक्ट, इसकी इमेज फॉर्म होगी और जो लेंस ने बनाई हुई इमेज होगी वो इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी और फिर एक फाइनल इमेज फॉर्म होगी। तो पहले हमें काम करना पड़ेगा इस लेंस के लिए, इस लेंस के लिए हमको काम करना पड़ेगा। और यदि आपने लेंस थ्योरी पढ़ी है, कॉन्वेक्स की आपको प्रॉपर्टीज मालूम है, तो बगैर सॉल्व किए भी आप बता सकते हैं कि देयर द इमेज विल फॉर्म बाय द रिफ्रैक्शन बाय द कॉन्वेक्स लेंस। इसकी फोकल लेंथ 30 है और ये 60 दिया हुआ है आपको, ये 60 दिया हुआ है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। तो ये है उसका फोकस 30 पर और ये है 60। तो क्या ये 2f नहीं है लेंस के लिए? यस, ये f और ये हो जाएगा 2f, और 2f पर ऑब्जेक्ट प्लेस होती है तो इमेज कहाँ बनता है? इमेज 2f पे ही बनता है। तो आप भले ही ये नहीं लगाएंगे लेंस फॉर्मूला, तो भी आपको थियोरेटिकली पता लग जाएगा कि इसकी इमेज 60 सेंटीमीटर पर फॉर्म होगी। कैसी होगी वो? रियल, है ना? और उसका रे डायग्राम इस तरह का होगा, ठीक है? ऐसा होगा उसका रे डायग्राम। मतलब ये रेज इस मिरर की एब्सेंस में यहां कन्वर्ज होंगी, मतलब यहां इमेज फॉर्म हो गया। इसको बोल देते हैं आई डैश, दिस इज नॉट द फाइनल इमेज। अब क्या होगा ये आगे आपको समझ में। इसके लिए इमेज कहां फॉर्म हुआ है? इमेज फॉर्म हुआ है लेंस से 60 पर, लेंस से 60 सेंटीमीटर पर यहां इमेज फॉर्म हुआ। ये 40 दिया है, ऑब्वियसली ये कितना है? ये है 20, ठीक है? अब हुआ क्या कि इन रेस को इस मिरर ने कर दिया इंटरसेप्ट, तो इन रेस को ये रिफ्लेक्ट करेगा मिरर, और रिफ्लेक्ट करेगा तो कहां पर इमेज फॉर्म होगा? तो अलग से आपने पढ़ा हुआ है कि प्लेन मिरर के लिए ये आई डैश इसने किया है वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम, ठीक है? जो लेंस ने फॉर्म की हुई इमेज है वो मिरर के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, और रिफ्लेक्शन के बाद ये रेज यहां पर कन्वर्ज हो जाएंगी। रिफ्लेक्शन के आप लॉज लगाएंगे तो यहां बनेगी फाइनल इमेज। और एक प्रॉपर्टी आप जानते हैं कि मिरर के पीछे जितनी दूर होगी वर्चुअल ऑब्जेक्ट, सामने उतनी ही दूर बनेगी उसकी रियल इमेज। तो कितनी दूर होगी ये 20 है तो ये भी 20 हो जाएगा, ये टोटल 40 है तो ये भी 20 हो जाएगा। ये मैंने किसी स्केल पर नहीं बनाया, ये इक्वी डिस्टेंट हो गया, जगह नहीं थी इसलिए उसको कर दिया ऐसा, ठीक है? पर लॉजिक से आप आंसर पर पहुंच गए, फाइनल इमेज यहां फॉर्म होगी मिरर्स के सामने 20 पर या लेंस से 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, यानी 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस इट वुड बी अ रियल इमेज। मतलब इसमें भी आपको कुछ सॉल्व नहीं करना था, आपको यदि थ्योरी पता है, जानते हैं आप, तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते थे। अगला क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 41, a step down transformer connected to an AC main supply of 220 volt is made to operate at 11 volt 44 watt lamp. Ignoring power losses in the transformer, what is the current in the primary circuit?
तो प्राइमरी सर्किट का ये वोल्टेज दिया हुआ है 220 वोल्ट, और हम मान लेते हैं करंट है आईपी। ठीक है, तो 220 वोल्ट ये हो गया वोल्टेज और ये हो गया करंट, यानी ये है इनपुट पावर। और उसने बोला हुआ है कि पावर लॉसेस नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब इनपुट पावर इज इक्वल टू होगी आउटपुट पावर। और आउटपुट पावर कितनी है, क्योंकि हम उससे ऑपरेट कर रहे हैं 44 वॉट का लैंप, तो यही है उसकी आउटपुट पावर। तो बस आपको आईपी मिल जाएगा, आईपी मतलब प्राइमरी का करंट, तो वो हो जाएगा 44 अपॉन 220 अपॉन 220। तो इजीली सॉल्व हो गया, ये 22 से 2 बार और ये 10 बार कैंसिल, यानी 0.2 एम्पियर। ये इसका आंसर हो जाएगा 0.2 एम्पियर। 1 इज करेक्ट। अब क्वेश्चन 42, three resistors having resistances R1, R2, R3 are connected as shown in the given circuit. The ratio I3 upon I1 of currents in terms of resistances used in the circuit is। एक नेटवर्क दिखाया हुआ R2, R3 ये दोनों पैरेलल में है और करंट्स हैं I2 और I3 इनमें से फ्लो होने वाले। हमको बताना क्या है, हमको फाइंड करना है I3 अपॉन I1। तो इसको हम प्रॉपर्टी से सॉल्व कर सकते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज यदि आपको पता है तो, जैसे आपने पढ़ा हुआ है कि इन पैरेलल आप जानते हैं इन पैरेलल वोल्टेज इज सेम, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं R2 और R3, तो इनके अक्रॉस वोल्टेजेस सेम होंगे, है ना। V होगा कांस्टेंट, और वोल्टेज यदि कांस्टेंट होगा तो आप लिख सकते हो I2 R2 इज इक्वल टू I3 R3, ऐसा लिख सकते हैं। या फिर यूं सोचें कि V होता है IR, यानी करंट विल डिवाइड इन द इनवर्स प्रोपोर्शन ऑफ रेजिस्टेंसेस। ठीक है, आई और आर में ऐसा रिलेशनशिप होगा, और इसे देखकर और अब आप I3 अपॉन I2 लिख सकते हैं। I3 अपॉन I2 वो कितना होगा, I3 अपॉन I2 वो कितना हो जाएगा, इनवर्स प्रोपोर्शन ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब इसके करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस इधर आएगा और इसके करस्पॉन्डिंग इधर आएगा, ऐसा लिख सकते हैं आप। अब मुझे चाहिए I3 अपॉन I1, ध्यान देंगे, तो इसको मैं पहले इसका इन्वर्टेंडो ले लेता हूं। यदि गलती से ऐसा लिख दिया है, क्योंकि मुझे इसको बनाए रखना है I3 को, इसको मैंने कर दिया I2 अपॉन I3। आपका कोई और तरीका हो सकता है, मुझे ऐसा समझ में आया, है ना। इसको पहले कर लिया हमने इसका इन्वर्टेंडो और फिर दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया, और 1 ऐड कर देंगे बोथ साइड्स, तो इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा I2 प्लस I3 अपॉन I3, और इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा R3 प्लस R2 अपॉन R2। ठीक है, और अब आगे आप लगा दो यहाँ KCL, किरचॉफ जंक्शन रूल। तो आप देख रहे हैं I1 बराबर होगा I2 प्लस I3, I2 प्लस I3 को हम क्या लिख सकते हैं, I1, तो ये हो गया I1 अपॉन I3। ठीक है, I1 अपॉन I3 इज इक्वल टू R3 प्लस R2 अपॉन R2। क्या हमारा आंसर आ गया है, क्या हमारा आंसर आ गया है, नहीं, अभी इसको हमको रेसिप्रोकेट करना है, क्योंकि हमको बताना है I3 अपॉन I1। क्लियरली इट इज R2 अपॉन R2 प्लस R3, R2 अपॉन R2 प्लस R3, R2 अपॉन R2 प्लस R3, ये दिख रहा है मुझे सही, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, in the product F vector is equals to Q into V cross B। Q V वेक्टर, एक्चुअली यहाँ ब्रैकेट आना चाहिए था, यहाँ ब्रैकेट आना चाहिए था, और B हमको बताया हुआ है फॉर Q इक्वल्स टू 1, V दिया हुआ है, F दिया हुआ है, व्हाट विल बी द कंप्लीट एक्सप्रेशन फॉर B। तो इसको हम एक्चुअली वेक्टर प्रोडक्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि इनमें क्या रिलेशन है तीनों क्वांटिटीज में, ये तो हमें क्वेश्चन में ही बता दिया है कि V क्रॉस B ये F के बराबर है। अब क्योंकि Q यहाँ 1 दिया हुआ है तो इस Q को हम छोड़ सकते हैं। ठीक है, F हमको कितना दिया हुआ है, F दिया हुआ है हमको 4i, ये मैं F वेक्टर लिख रहा हूं 4i माइनस 20j प्लस 12k। ये कब आएगा फोर्स वेक्टर, जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे V और B वेक्टर्स का। ठीक है, Q तो 1 हो गया, इसको मैंने छोड़ दिया है। अब इनका हमें यदि क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए तो V तो दिया हुआ है और B
ये लेने को हमसे कहा हुआ है, बी वेक्टर। अब इसको कैसे आप सॉल्व करते हैं, तो आपको इसे सॉल्व करना है डिटर्मिनेंट लगाकर, ठीक है। ऐसा एक डिटर्मिनेंट बना लेंगे, घबराने की जरूरत नहीं, मैं आपको डिटर्मिनेंट्स नहीं पढ़ा रहा हूं, ये आपने किया हुआ है, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी बोलते हैं, आप पढ़ा हुआ है 10th में भी। तो ये आया है कब, जब हमने v वेक्टर का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया है b वेक्टर के साथ में। तो ऐसा एक डिटर्मिनेंट बना लेंगे, और पहली रो में तो हम लिख देते हैं i कैप, j कैप और k कैप, ये यूनिट वेक्टर्स हो गए। और दूसरी रो में ये देखेंगे कि पहले इस क्रॉस प्रोडक्ट में कौन सा वेक्टर अपीयर हो रहा है, वो है v। तो v को देखेंगे, i, j और k के कोएफिशिएंट्स को सेकेंड रो में यहां लिख देंगे, 2, 4 एंड 6। और फिर आ रहा है b, तो b में भी हम देखेंगे i, j, k के कोएफिशिएंट्स क्या है, उनको यहां तीसरी रो में इस तरह से लिख देंगे, b, b एंड b नॉट, ठीक है। और अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, और फिर i, j और k के कोएफिशिएंट्स के कंपैरिजन से आप बतला पाएंगे कि b के लिए ये एक्सप्रेशन इनमें से कौन सा होगा। तो आगे सॉल्व करते हैं। तो यहां करता हूं मैं अब इसे 4i माइनस 20j। इसमें भी गलती होने के बहुत चांसेस होते हैं, यदि आप जल्दबाजी करेंगे तो आप इसको गलत कर देंगे, इसलिए बहुत ध्यान से इसको करना चाहिए। अब सबसे पहले ये लेंगे आई कैप लेंगे, तो ये कॉलम ये रो छोड़ देंगे, और नेक्स्ट टू कौन से होंगे, जे और के। ध्यान से आपने सुना होगा, ये मेरे करने का तरीका है, आपका जो हो आप अपना सकते हैं। मैं इस तरह करता हूं, इसे छोड़ा इसका इसमें मल्टीप्लीकेशन, 4b नॉट, फिर माइनस 6b, ये i का कोएफिशिएंट आ गया, इसको हम इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं 4 के साथ में, फिर प्लस j। अब कुछ बच्चे यहाँ पर बोलते हैं नहीं हम तो माइनस लेते हैं, तो कोई बात नहीं, मैं ऐसे करता हूँ, प्लस लेता हूं, इसे छोड़ा, और अब j जब ले रहे हैं तो नेक्स्ट टू होंगे k और i। तो ये और ये इनको हम लेंगे मल्टीप्लीकेशन में, तो पहले इसका मल्टीप्लीकेशन 6b माइनस 2b नॉट, ठीक है, ये लिया। नेक्स्ट अब आएगा k कैप, और ये लेते समय फिर ये दोनों हो जाएंगे नेक्स्ट i और j, तो 2b माइनस 4b, 2b माइनस 4b, तो 2b माइनस 4b माइनस 2b होगा, और माइनस 2b को 12 के साथ कंपेयर कर देंगे। अब कंपैरिजन करना है आपको i, j और k के कोएफिशिएंट्स को, तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है माइनस 2b, तो माइनस 2b इज इक्वल टू 12, तो b कितना आ गया, b आ गया माइनस 6। और जैसे ही आपको ये मिलेगा तो आप आंसर तक पहुंच जाओगे, माइनस 6i माइनस 6j, वो केवल इसी ऑप्शन में है, और इसलिए ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। अब इसको ले लें, आपको यदि मान लो वेरीफाई करना ही है कि ये 8 है, तो ये ले लें 6b माइनस 2b नॉट इक्वल्स टू, ये किसका कोएफिशिएंट है, j का, मतलब माइनस 20, और इधर माइनस 6 डाल देंगे b की जगह, ये कितना हुआ माइनस 36, और ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 36 माइनस 16, 36 माइनस कितना बोला था मैंने 20, तो ये 16 हो जाएगा, तो b नॉट कितना हो जाएगा माइनस 8, ठीक है, तो वेरीफाई भी हो जाएगा। तो इस तरह इसको आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्या बोल रहे हैं इस क्वेश्चन में, पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m इज प्रोजेक्टेड with a velocity v equals to kve, k is less than 1 from the surface of the earth, ve is escape velocity, the maximum height above the surface reached by the particle is। तो आपको याद होगा escape velocity का डेरिवेशन, उसको हमने सॉल्व किया था escape velocity को by the principle of conservation of mechanical energy। तो वही प्रिंसिपल लगाकर अब इसको डिराइव करते हैं हम इस रिलेशन को। यदि वेलोसिटी कितनी है KVE, VE के लिए आप फॉर्मूला डिराइव कर चुके हैं, VE कितना होता है, VE होता है अंडर रूट ऑफ 2GR, यह है एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला, जिसमें R क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, G इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहां क्या बोला है उसने कि अब उसको पार्टिकल को ये वेलोसिटी इंपार्ट हुई है, तो हम पहले निकाल लेते हैं टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम
ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। सिस्टम क्या है? सिस्टम है ये पार्टिकल और अर्थ। तो सिस्टम के पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? तो होगी कैपिटल जी, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ द पार्टिकल अपॉन आर। ये होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? तो हाफ मास ऑफ द पार्टिकल इंटू वी स्क्वेयर्ड, मतलब के स्क्वेयर वी स्क्वेयर। तो के स्क्वेयर आएगा और वी ई स्क्वेयर, तो इसका स्क्वेयर करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2 GR। और जी को क्या लिख सकते हैं? जी को हम लिख सकते हैं GM अपॉन आर स्क्वेयर, लिख सकते हैं इनटू आर। ये हो गई टोटल एनर्जी। कहां पर? सरफेस ऑफ अर्थ पर। जब ये पार्टिकल h हाइट पर रीच करेगा तब काइनेटिक तो जीरो हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी सिस्टम की? जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर प्लस एच, है ना, आर प्लस एच। काइनेटिक तो जीरो हो गई। तो ऐसा हम एक एक्सप्रेशन बना लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो अब देखो आप, जी एम और ये स्मॉल एम, ये तो सब दूर से पहले ही कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। ये एक आर यहां बचेगा, ये 2 भी कैंसिल आउट हो गया है, तो यहां तो सिर्फ और सिर्फ बच रहा है के स्क्वेयर और नीचे आ रहा है आर। ठीक है, अब यहां क्या बचा हुआ है? आरएचएस में -1 अपॉन आर प्लस एच, और ये है -1/r। इसको ले जाते हैं हम आरएचएस में, तो 1/r -1 अपॉन आर प्लस एच। इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहां लिखता हूं मैं, तो के स्क्वेयर अपॉन आर, ये तो है आरएचएस में, और एलएचएस में एलसीएम आएगा आर इंटू आर प्लस एच। ठीक है, और आर से डिवाइड करेंगे तो आर प्लस एच माइनस आर, यानी यहाँ सिर्फ एच बच जाएगा। ये आर भी कैंसिल आउट, और हमको क्या चाहिए? एच। तो पहले इसका इन्वर्टेंडो ले लेते हैं, तो आर प्लस एच अपॉन एच, ये हो जाएगा आर बाय एच प्लस 1, और इस तरफ ये 1 अपॉन के स्क्वायर। ठीक है, एच के लिए इसको सॉल्व करना है, तो पहले 1 को उधर ले जाएं, तो डिनोमिनेटर में के स्क्वायर, क्योंकि यहाँ -1 आएगा, फिर एलसीएम ले लेंगे ना हम, तो 1 माइनस के स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू आर अपॉन एच। तो फिर हमको एच मिल गया। एच कितना हो जाएगा? एच इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आर इंटू के स्क्वायर, आर के स्क्वायर अपॉन 1 माइनस के स्क्वायर मस्ट बी द आंसर। ये इसका आंसर है। अब आप चेक कर लो कहां पर है। 1 माइनस इनमें से कोई होगा, और आर के स्क्वायर अपॉन 1 माइनस के स्क्वायर, यानी ऑप्शन 4 करेक्ट हो रहा है। तो इसीलिए डेरिवेशंस भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, छोड़ना नहीं चाहिए। तो क्या बोल रहा है? 27 ड्रॉप्स ऑफ सेम साइज आर चार्ज एट 220 वोल्ट। कितनी ड्रॉप्स हैं? 27। 27 ड्रॉप्स जिनका साइज सेम है। साइज सेम मतलब रेडियस सेम है, और हर एक पर चार्ज है Q, और हर एक का वोल्टेज कितना है? वो है 220 वोल्ट। आगे क्या बोल रहे हैं? दे कंबाइन, इन ड्रॉप्स को कंबाइन किया टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप। इस तरह के क्वेश्चंस में हमको लगाना होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पहले तो, और दूसरा कंजर्वेशन ऑफ मास। जब इन ड्रॉप्स को हम कंबाइन करेंगे टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप, मास कंजर्व्ड होता है, और उससे एक रिलेशन हमको मिलता है। यदि हम 27 इंटू मास ऑफ 1 स्मॉल ड्रॉप इज इक्वल टू मास ऑफ 1 बिग ड्रॉप करेंगे, तो रेडियस के लिए रिलेशनशिप आ जाता है। बिगर ड्रॉप का रेडियस होता है n टाइम्स, मतलब नंबर ऑफ ड्रॉप्स टू दी पावर 1/3 इंटू रेडियस ऑफ 1 स्मॉल ड्रॉप। ये कैसे आया है? बाय द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और बाय द कंजर्वेशन ऑफ मास, और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से ऐसा आएगा। ये दो रिलेशंस यहां पर लगते हैं। ठीक है, अब यदि मैं बोलता हूं आपको चाहिए क्या है? पोटेंशियल ऑफ बिग ड्रॉप। तो बिग ड्रॉप का पोटेंशियल कितना होगा? तो वो होगा के बिग ड्रॉप पर चार्ज अपॉन बिग ड्रॉप की रेडियस। ये दिमाग में आ जाए। और फिर कैपिटल क्यू को हम क्या लिख सकते हैं? कैपिटल क्यू को हम लिख सकते हैं एन
स्मॉल क्यू क्या है? छोटी ड्रॉप पर प्रेजेंट चार्ज। और कैपिटल आर को हम क्या लिख सकते हैं? n टाइम्स 1/3 इंटू स्मॉल आर। अब इसको सॉल्व करें तो n टू दी पावर 2/3 और k स्मॉल क्यू अपॉन आर। के स्मॉल क्यू अपॉन आर ये क्या है? तो ये है पोटेंशियल ऑफ वन स्मॉल ड्रॉप। तो कुछ बच्चों को तो ये रिलेशन वैसे ही रटा होता है, वो तो इसको रट लेते हैं n टू दी पावर 2/3, ये याद होता है उनको। और यहाँ आ जाएगा पोटेंशियल ऑफ वन स्मॉल ड्रॉप। अब n कितना दिया है यहाँ? 27। 27 मतलब 3 क्यूब्ड, 3 क्यूब टू दी पावर 2/3, तो 3 कैंसिल होकर वो आएगा 3 स्क्वायर मतलब 9। और एक स्मॉल ड्रॉप का पोटेंशियल कितना दिया है आपको? 220 वोल्ट। इसको आपको सॉल्व करना है। 9 2 18, तो ये 1980 वोल्ट आ जाएगा। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। A series LCR circuit containing 5 Henry inductor, 80 microfarad capacitor, and 40 ohm resistor is connected to 230 volt variable frequency AC source. The angular frequencies of the source at which power transferred to the circuit is half the power at the resonant angular frequency are likely to be. तो आपको याद आया होगा ऑल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर में आपने क्यू फैक्टर पढ़ा हुआ है, तो उससे रिलेटेड ये प्रॉब्लम है। हमको चाहिए वो फ्रीक्वेंसीज जब क्या बोला है? पावर ट्रांसफर्ड कैसी होती है? हाफ द पावर एट रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो उसके लिए आपने स्टैंडर्ड ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ होगा। इसमें से ओमेगा आर क्या है? ये है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 1/√LC। अभी बहुत डिटेल में तो हम बात नहीं कर पाएंगे। क्यू फैक्टर का एक वीडियो भी बनाकर मैंने अपलोड किया हुआ है, वो आप देख सकते हो। डिटेल में भी आपको स्टडी करना है तो। अब डेल्टा ओमेगा क्या होता है? तो ये होता है R/2L। बस यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आपको इसको सॉल्व कर देना है बस, तो आपको वैल्यूज मिल जाएंगी। एक वैल्यू मिलेगी ओमेगा आर प्लस डेल्टा ओमेगा, एक ओमेगा आर माइनस डेल्टा ओमेगा। यहाँ वैल्यूज डालता हूं मैं पहले। 1/√LC। अब इंडक्टेंस कितना दिया हुआ है? 5। और कैपेसिटेंस कितना दिया है? 80 माइक्रोफैरेड। तो 80 और माइक्रोफैरेड का यहाँ क्या आएगा? 10 टू दी पावर -6। उसका रूट होगा 10 टू दी पावर -3 और वो न्यूमरेटर में जाकर 10 टू दी पावर 3 मतलब 1000 हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस रेजिस्टेंस दे रखा है 40, 2 टाइम्स इंडक्टेंस मतलब 10, यानी यहां तो आ गया 4, है ना? 4 आ गया। और अब आगे इसको सॉल्व करें तो ये कितना होगा? 80 इंटू 5 इज 400, यानी आएगा 20। 20 से इसको डिवाइड कर देंगे तो वो बनेगा 50। और फिर एक बार लेंगे प्लस साइन के साथ, 4 ऐड करेंगे, मतलब आई मीन प्लस कर देंगे 4, एक बार -4 कर देंगे, तो आपको वो क्या मिल जाएगी? फ्रीक्वेंसीज मिल जाएंगी जिनके करस्पॉन्डिंग पावर कैसी होती है? पावर ट्रांसफर्ड इज हाफ द पावर एट रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो आंसर्स क्या होंगे? 54 और 46। और क्या आएगा? यूनिट तो रेडियन पर सेकेंड आएगा ही आएगा, है ना? तभी तो हम इसमें इसको ऐड कर पाए। ये तो होती है रेडियन पर सेकेंड में, और ये भी रेडियन पर सेकेंड में ही होगी। आंसर क्या होगा? 54 एंड 46। 46 एंड 54 रेडियन पर सेकेंड। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A uniform conducting wire of length 12A and resistance R is wound up as a current carrying coil in the shape of number 1 an equilateral triangle of side A, second a square of side A. The magnetic dipole moments of the coil in each case respectively are. मैं आपको याद दिलाता हूं मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है करंट कैरिंग लूप का? वो होता है ना, ये नंबर ऑफ टर्न्स करंट इनटू एरिया। यूनिट होती है इसकी एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्या बोला हमसे? 12A लेंथ का एक वायर है, पहले उसे इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए इस फॉर्म में उसको टर्न किया है। तो 12A यदि उसकी लेंथ है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब ऑल साइड्स इक्वल, पेरीमीटर होगा 3A। तो 12A अपॉन 3A करेंगे तो हमको नंबर ऑफ टर्न्स मिल जाएंगे, यानी इसमें होंगे नंबर ऑफ टर्न्स 4 पहले केस में। करंट I ऑप्शंस में आप देख रहे हैं I बोला हुआ है, दोनों में से करंट I फ्लो किया है। और एरिया कितना होगा इसका? इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है a² √3/4। ये आपको याद आ जाना चाहिए।
अब दूसरी बार उसे स्क्वायर के फॉर्म में टर्न किया है. पेरीमीटर विल बी 4a. 12a upon 4a gives number of turns 3. Current is I and area of square is a square. अब हमको दोनों केसेस में अलग अलग मैग्नेटिक मोमेंट्स पूछे हुए हैं. केस 1 में इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करें तो नंबर ऑफ टर्न्स हमको कितने मिले हैं? 4. करंट इज I और यहाँ आएगा एरिया विच इज a स्क्वायर √3 अपॉन 4. तो 4 विल कैंसल आउट और हमको क्या मिल जाएगा? √3 और I और a स्क्वायर. तो यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना. और आप वेरीफाई कर लेते हैं. स्क्वायर के लिए क्या आएगा? नंबर ऑफ टर्न्स कितने आए थे? 3. करंट था I और एरिया था a स्क्वायर, मतलब 3I a स्क्वायर. एंड सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट. अगला क्वेश्चन. From a circular ring of mass small m and radius r, an arc corresponding to 90 degree sector is removed. The moment of inertia of the remaining part of the ring about an axis passing through a center of ring and perpendicular to the plane of ring is k times mr square. Then the value of k is. तो m मास की एक रिंग है जिसकी रेडियस है r. तो मास पर यूनिट लेंथ कितना होगा? मास पर यूनिट लेंथ वो निकाल लेते हैं पहले. डायरेक्ट आप इसका आंसर नहीं कर पाएंगे, आपको वो डेरिवेशन याद आ जाना चाहिए था. मास पर यूनिट लेंथ मतलब m अपॉन 2πr, क्योंकि रिंग में मास सरकमफेरेंस पर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. तो टोटल मास इज m, सरकमफेरेंस इज 2πr, सो दिस इज मास पर यूनिट लेंथ. अब क्या किया हुआ है हमने उस रिंग को ये बोला हुआ है, उसने इतना उसका क्वाड्रेंट निकालकर फेंक दिया. अब रिंग सिर्फ इतनी बची है. ये है वो रिंग जिसका हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए है. ठीक है. अबाउट दिस एक्सिस. कैसी एक्सिस? पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन. इसके अबाउट हमको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए रिंग का. तो हमारे बेसिक्स पर आए. हमने क्या पढ़ा है? हम लेते हैं एलिमेंट्री मास यहाँ या एलिमेंट्री लेंथ ले सकते हैं. ठीक है. dx लेंथ ले ली मैंने और इसका ये देखा डिस्टेंस सेंटर से कितना है. ठीक है. वो क्या होगा? रेडियस के बराबर. तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे और फिर इसको इन लिमिट्स के बीच इंटीग्रेट कर देंगे और उसे फिर इक्वेट करेंगे k टाइम्स mr स्क्वायर के साथ और फिर k की वैल्यू बताएंगे. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? तो पहले निकालेंगे हम dm. dm मतलब एलिमेंट्री मास. तो एलिमेंट्री मास क्या होगा? मास पर यूनिट लेंथ इनटू दिस लेंथ. मास पर यूनिट लेंथ इनटू दिस लेंथ, यानी m dx अपॉन 2πr. ठीक है. ऐसा होगा. और dm r स्क्वायर होता है di, एलिमेंट्री मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मतलब इसमें और किसका मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा हमको? ये तो है dm और इसमें r स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन करेंगे. तो mr अपॉन 2π इंटू dx, ये हो जाएगा di और फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे किन लिमिट्स के बीच में? तो लिमिट्स अब लेंथ की लगेंगी. mr अपॉन 2π ये तो बाहर चला जाएगा. ठीक है. यहां बचता है dx और लिमिट्स कैसी आएंगी? तो इसको 0 बोल दें तो ये लेंथ कितनी होगी? 3/4 ऑफ 2πr. 3/4 ऑफ 2πr. ठीक है. सही बोल रहा हूं मैं? तो ये हो जाएगा 3πr/2. ऐसा हो जाएगा. तब आपको मिलेगा ये टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो mr अपॉन 2π और dx का इंटीग्रल x और अब लिमिट्स पुट कर दी तो 3πr अपॉन 2 ये कैंसिल. तो क्या बच गया? ये 3/4 mr स्क्वायर. और क्वेश्चन में बोला है कि ये है k टाइम्स mr स्क्वायर. तो ये mr स्क्वायर कैंसिल आउट तो k की वैल्यू 3/4 होगी, है ना. और किसी तरीके से नहीं करें, ये बस हैबिट की बात है. हैबिट होगी आपको तो इजीली आंसर आ जाएगा. आंसर इज 3/4. 1 इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या बोल रहे हैं? 2 conducting circular loops of radii r1 and r2 are placed in the same plane with their centers coinciding. If r1 is too much greater than r2, मतलब ये है r2 और ये है r1. ठीक है.
ऐसा बोला हुआ है, ये R1 है और ये है R2 कोसेंट्रिकली, ठीक है, ये ऐसा R1 एंड R2। अब इसमें से पास कर दो करंट I। बोला क्या है हमसे बोला है म्यूचुअल इंडक्टेंस M किसके प्रोपोर्शनल होगा। तो इसको बना लिया मैंने प्राइमरी बाहर वाली को और करंट I पास कर दिया। अब देखेंगे कि इस अंदर वाली सेकेंडरी की लोकेशन पर फील्ड कितनी है ना, फील्ड कितनी होगी, तो होगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, यहां आएगा 2, क्योंकि ये क्या दे रखे हैं हमको लूप्स, तो 2 पाई आई अपॉन आर कितना है R1, इसमें हम करंट पास कर रहे हैं, इसकी वजह से इसके सेंटर पर ये फील्ड होगी। अब इसका निकाल लेते हैं फ्लक्स, सेकेंडरी का फ्लक्स, सेकेंडरी का फ्लक्स होगा B, मतलब ये सब कुछ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई I अपॉन R1, ये हो गया B। फिर इसका एरिया पाई R2 स्क्वायर, इसका एरिया और कॉस थीटा तो 1 हो जाएगा। ये आ गया फ्लक्स। और आपको मालूम होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, 5s अपॉन IP। IP मतलब प्राइमरी का करंट, प्राइमरी का करंट ये हमने I लिया, मतलब इसको I से डिवाइड करना है, और I से डिवाइड करोगे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या होगा 2 पाई, और ये भी है पाई, तो 2 पाई स्क्वायर, I तो चला गया है, और ये हो जाएगा R2 स्क्वायर अपॉन R1। और ये हमसे पूछा था कि ये M इसके प्रोपोर्शनल है R2 स्क्वायर अपॉन R1, R2 स्क्वायर अपॉन R1, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस R विद अ यूनिफॉर्म स्पीड टेक्स अ टाइम T टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन। ये पहला स्टेटमेंट, इसमें बात हो रही है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। एक पार्टिकल R रेडियस के सर्कल में यूनिफॉर्म स्पीड से टाइम पीरियड T के साथ रिवॉल्यूशन कर रहा है। टाइम पीरियड दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, और आप यदि V निकालना चाहते हैं तो V क्या होता है, V होता है R ओमेगा, R ओमेगा, और ओमेगा क्या होता है 2 पाई अपॉन कैपिटल T, and in terms of capital T and R, this is the speed with which the particle is revolving। ये आगे उसकी लीनियर स्पीड। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहे हैं, if this particle were projected with the same speed at an angle theta to the horizontal, the maximum height attained by it is equal to 4r, the angle of projection theta is given by। अब इसी स्पीड के साथ उस पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया है, ऐसा बोल रहा है, स्पीड v से एंगल थीटा पर। तो ये केस है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल का, और ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के लिए मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होगा, तो होगा v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये मैक्सिमम हाइट, और मैक्सिमम हाइट उसने बोला हुआ है कितनी है 4r के बराबर। ये कंडीशन दी है, और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए हमको इस थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो बस यहाँ वैल्यू डालें इसकी v स्क्वायर की, मतलब इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। क्या आएगा बोलो, 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर, ये तो v स्क्वायर हुआ, ये अपॉन 2g, और क्या है, और है यहाँ साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स 4r। तो एक r तो कैंसिल आउट हो गया, ये एक r कैंसिल। अब इसमें क्या करें, इस 4 को भी कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो ये साइन स्क्वायर थीटा, इसको अब्स्ट्रैक्ट करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा, साइन स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा 2g t स्क्वायर, ठीक है, 2g t स्क्वायर। सॉल्विंग है बस, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, अपॉन पाई स्क्वायर r, ऐसा आएगा ये। फिर साइन थीटा कितना होगा, तो साइन थीटा होगा इसका स्क्वायर रूट, तो साइन थीटा विल बी ब्रैकेट में 2g t स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर r रेज टू दी पावर हाफ, ऐसा होगा। हमें तो थीटा चाहिए, तो बस थीटा आ गया हमारे पास, कितना आ जाएगा, ऐसा लिख दें, साइन इनवर्स ये सब कुछ 2g t स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर r, यानी सवाल में
सर्कुलर मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन के कॉन्सेप्ट्स की मिक्सिंग की हुई है। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस नीट में अब आने लगे हैं। तो ऑप्शन 4 करेक्ट